नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल दशहरे का अवसर था और दशहरे के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री कच्छ गए हुए थे। वहां पर भारतीय सेना के जवानों के साथ थे और जब जवानों के साथ थे तो एक बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया तो इससे थोड़ा माहौल गर्म आ गया। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित ही भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रूप से सुर्खियों में आ चुका है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त चाहने वाले लोगों के लिए एक नाइटमेयर के जैसा है कि यार इन्होंने बहुत बुरा मारा था। और ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच करके बॉर्डर पर बैठकर पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, आजकल जो तुम्हारी हरकतें चल रही है ना, उन्हें देखकर लग रहा है कि अब कराची दूर नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से शस्त्र हाथ में लेकर शस्त्रों की पूजा करते हुए दशहरे के अवसर पर पाकिस्तान को धमकाने वाली यह खबर सुर्खी बन जाती है और सुर्खी में लिखा आता है कि भैया देखो, जो भी गलती अगर तुमने की सरक्रीक में तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बात बोलते ही सुर्खियां दो तरह से तैरने लगी कि यार ये सरक्रीक क्या है, पाकिस्तान ऐसी क्या गलती वहां कर रहा है, भारत आफ्टर ऑल ऐसे खुलेआम धमका क्यों रहा है। आइए सारी बातें बताएंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री के बयान में जब यह बात आती है कि इसके बाद इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा, ये वाली बात तो एकदम ऐसे लगता है जब पड़ोसी झगड़ा कर रहे हो कि तेरा भूगोल बदल देंगे। अब ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल लिटरली बॉर्डर पर खड़ा होकर के जो धमकाया, उससे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भूगोल बदल देंगे अगर तुम जगह बकवास किए तो। अब वो वाली जो चीज है ना, उसके अंदर थोड़ा फील लीजिए, क्योंकि ये अवसर विजयदशमी का था और वहां पहुंच करके विजयदशमी पर जहां कहते हैं ना कि असत्य पर सत्य की जीत का अवसर था, ऐसे में रावण रूपी राक्षस को मारने के लिए जब देवताओं की सेना गई या फिर भगवान राम ने जिस तरह से पाकिस्तान रूपी राक्षस को नष्ट करने के लिए देवताओं रूपी सेना ने भारतीय सेना का रूप लिया, ये वाला भाव देने का जो तरीका था ना उस बॉर्डर पे खड़े होकर के, ये अपने आप में थोड़ा माहौल वाला था। दशहरे के अवसर है, दशहरे के अवसर पर हमने भी अपनी तरफ से अपनी पाठशाला पर कुछ ऑफर चलाए हुए हैं। अगर आप में से कोई साथी इस अवसर का लाभ लेना चाहता है तो हमारे बैचेस के साथ साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर बहुत ही बेहतरीन ऑफर फिलहाल चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा शस्त्रों की पूजा की जा रही थी और शस्त्रों की पूजा का अवसर था दशहरे का। असल में यह माना जाता है कि भगवान राम जब रावण का वध कर रहे थे, उससे पहले शस्त्रों की, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, जिन चीजों से खत्म करना है दुश्मन को, उनको तो पहले प्रणाम किया जाएगा कि हाँ भाई तुम ही हो, क्योंकि अल्टीमेटली शस्त्र तो वध करने के काम में आ रहे हैं, लेकिन कौन सा शस्त्र सही से वध कर रहा है, क्योंकि दुश्मन के पास भी शस्त्र है, आपके पास भी शस्त्र है। तो ऐसे में अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं, जिनका उपयोग होना है युद्ध में, तो वो जिनका उपयोग दैवीय है, जिनका उपयोग सही के लिए है, जिनका उपयोग धर्म की स्थापना के लिए है, उस तथ्य से दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा होती है कि भाई इस तरह से पूजा करो कि इनका उपयोग धर्म की स्थापना में हो। अदरवाइज तो अधर्मियों के हाथ में भी तो शस्त्र ही होते हैं हमारे। इस तरह से चीजों को मान्यता मिली है, ठीक है। तो यहां पर शस्त्रों की पूजा हो रही थी और उस पूजा के अवसर पर राजनाथ सिंह जी का यह बयान आया। तो आप देख सकते हैं दशहरे के दिन भुज में पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में थल सेना अध्यक्ष भी हैं और सेना के बड़े उच्च अधिकारी भी हैं, और आप यहां पर शस्त्रों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया कि पाकिस्तान के लोग आजकल सरक्रीक क्षेत्र में कुछ दुस्साहस करते हुए दिख रहे हैं। निर्माण कार्य की जानकारी हमें मिली है। अब आप ऐसा ना करें, अगर आप इस तरह की हरकत करते रहे तो फिर हमारे लिए कराची दूर नहीं होगा। 1965 याद रखिएगा कि भारतीय सेना लाहौर जाकर बैठने वाली थी, इसलिए याद दिला रहे हैं कि यहां से तो 200 किलोमीटर दूर ही है, दिक्कत नहीं आएगी, हम कुछ ना कुछ एक्शन ले जाएंगे। आइए तो अब इस मसले में सरक्रीक की भुज की सारी लोकेशन तलाशते हैं, उस मुद्दे को तलाशते हैं जो कि भारत में काफी विवादित मुद्दा रहा है। असल में भारत में सरक्रीक से लेकर के कश्मीर तक का जो भी बॉर्डर है, पाकिस्तान इस बॉर्डर पर अपनी सारी हिमाकत करता ही रहता है। फिलहाल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय पाकिस्तान के द्वारा इन बॉर्डर एरियाज पर भी ड्रोन दागे गए थे। तो आज के सेशन में थोड़ा सा इस मसले को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान जहां चाहता है कि इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ, भारत कहता है कि मिलकर के डिसॉल्व कर लेंगे कि क्या मसला है। तो फिलहाल के लिए मैं एक बार आपको मैप दिखाता हूं। पाकिस्तान भारत के साथ जिस तरह से बॉर्डर साझा कर रहा है, आप इसको अरब सागर से भी देख सकते हैं। और भारत का ना एक राज्य गुजरात पाकिस्तान के सिंध राज्य के साथ सीमा साझा करता है। सिंध पाकिस्तान, भारत में गुजरात, ये पूरा कभी एक ही तो हुआ करता था ना, ये पूरा क्षेत्र एक ही तो था, भारत ही था।
1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो सिंध चला गया पाकिस्तान में और गुजरात रह गया भारत में। तो इनके बीच में एक क्षेत्र था सर क्रीक, जिसको लेकर आज तक ये डिस्प्यूट है कि कौन सा क्षेत्र किसके पास है। सर क्रीक क्या है? असल में क्रीक है, एक एस्चुरी है, एक नदी है एक तरह से समझिए। लेकिन नदी में तो सोर्स होता है वाटर का, कहीं से आकर के कहीं गिर रही होती है। यहां पर सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। असल में क्या है कि ये अरब सागर है, अरब सागर से अंदर की तरफ एक खांच है, मतलब नदी की तरह एक खाई है जो अंदर जा रही है लगभग 96 किलोमीटर तक, 96 किलोमीटर तक बॉर्डर पे अंदर की तरफ एक पानी का नाला सा अंदर जा रहा है। उसको आप नदी का रूप मान सकते हैं। नदी शब्द मैं इसलिए बार बार यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका सोर्स ऑफ वाटर जो है ना, वो समुद्र का जल है, वो इधर से उल्टा है, एस्चुरी की तरह से है। समुद्र का पानी टाइड्स के माध्यम से अंदर बाहर होता रहता है। ठीक है साहब? तो ऐसे में इस पानी में बॉर्डर किस तरफ होगा, मतलब पानी के अंदर बॉर्डर भारत के साथ जो मतलब उस क्रीक का एरिया साझा हो रहा है वो होगा, या फिर पाकिस्तान की तरफ जो साझा हो रहा है वो होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। बस इसको लेकर के विवाद चलता रहता है। अब मैं थोड़ा मैप पर और ले चलता हूं आपको। देखिए जिस तरह से ना भारत को जब आप मैप में देखते हैं तो आपको ये दो खाई सी दिखाई देती हैं, है ना? ये गल्फ है, एक गल्फ ऑफ कच्छ है, एक गल्फ ऑफ खंबात है। एक छोटा सा गहरा गड्ढा और है इधर जो आपको विजिबल नहीं होगा, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? इधर की तरफ से अगर आप देखते हैं तो इस एरिया को जब ध्यान से देख रहे होते हैं तो इसी को लेकर के सारा की सारा विवाद निकल करके आता है। मैं अगर आपको इसे दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में ये अरब सागर के साथ में एक अंदर की तरफ घुसती हुई लहर सी है, पानी की नदी सी है। 96 किलोमीटर जिसके अंदर लेंथ बताई जाती है, 60 मील के आसपास जिसकी लेंथ बताई जाती है। बस इसी पानी को लेकर के विवाद है कि ये पानी बीच में से अपनी सीमा पाएगा या फिर भारत की सीमा की तरफ क्षेत्र पाएगा, या पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का क्लेम यह है कि जो भारत की सीमा है ना, यहां पर होना चाहिए बॉर्डर। और भारत का क्लेम, भारत ने कभी यह क्लेम नहीं किया कि तुम्हारी जो बॉर्डर है वहां तक पानी होगा। भारत का एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है थालवेग सिद्धांत, उसके आधार पर इसके मध्य में होकर के इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए। तो भारत ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो विवाद है इसको हाईलाइट किया है और कहा है कि तुम इस क्रीक एरिया के अंदर ज्यादा निर्माण कार्य मत करो। अब मैं एक बार फिर से आपको मैप के माध्यम से इसे दिखा दूं। बिल्कुल बॉर्डर पर लगा हुआ भारत पाकिस्तान के बीच का ये क्षेत्र है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि भारत से जो साझा हो रहा सीमा है पानी की, उस सीमा के अंदर बॉर्डर होना चाहिए। भारत का डिमांड है कि इस पानी के मध्य में से होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भारत मध्य क्यों मांगता है और पाकिस्तान इस वाली सीमा को क्यों मांगता है? देखिए पहले तो इस जगह का महत्व समझ लीजिए कि जगह कितनी खास है। असल में ये जो कच्छ का एरिया है, भुज का जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ के अंदर डेजर्ट बहुत है ना, मिट्टी का है मामला। वही वाला राजस्थान से थार डेजर्ट चलते हुए रन ऑफ कच्छ तक जब पहुंचता है, इस क्षेत्र में जब समुद्र का पानी मिलता है ना, तो इस क्षेत्र में एक तरह से समझिए तो दलदल के ये निर्माण हो जाता है ना। तो इस क्षेत्र का जो दलदल है, उस दलदल में वैसे भी कोई नेविगेबल कार्य नहीं होता है, लेकिन लंबे समय से यहां पर समुद्र का एस्चुरी रहा है। यहां पर मछलियां बहुत पाई जाती हैं, और जो मछलियां हैं झींगा, सरमन मछली, ये जिस तरह की मछलियां यहां पर पाई जाती हैं, उन मछलियों के चलते इस जगह बहुत ज्यादा मछली उत्पादन होता है और वो बहुत ही महंगी मछलियां ट्रीट की जाती हैं। दूसरी सालमन मछली करके एक मछली है, वो पाई जाती है। एक और जो कारण है यहाँ पे वो ये है, अक्सर जो क्रीक होती हैं या गल्फ होते हैं वहां पर ऑयल के भंडार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में उम्मीद है कि अगर किसी दिन तलाशा गया तो यहाँ पर तेल बहुत मिल जाएगा या गैस बहुत मिल जाएगा। पाकिस्तान को इन दिनों वैसे अमेरिका का सपोर्ट हो रखा है कि भाई तुम्हारे यहाँ तेल ढूंढवाएंगे। ऐसे में उम्मीद यह की जाती है कि इस क्रीक में भी तेल या गैस बहुत मिलेगा। जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि तेल के भंडार मिले, ऐसे ही इस क्षेत्र में भी तेल के भंडार अगर सर्च किए गए, मतलब ज्योग्राफी के अनुसार यहीं पर मिल सकते हैं, ऐसी अनुमानित है। तो यहां पर इसलिए बड़ा संकट है कि अगर तलाशा शुरू किया गया तो यहां पर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो ये सब एक जल की पट्टी है जिसको लेकर के भारत का मानना यह है कि इसके मध्य में होकर के, तो भारत मध्य में क्यों मांगता है? क्योंकि इसको लेकर के एक प्रिंसिपल है जिसको थालवेग सिद्धांत कहा जाता है। और थालवेग प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी पानी को नेविगेबल, मतलब कोई पानी है जिसमें नेविगेशन हो सकता है, गाड़ियां चल सकती हैं, बोट्स चल सकती हैं, जहाज चल सकते हैं,
तो ऐसे में पानी के मध्य में से जल का बंटवारा होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये नदी नहीं है, नदी का मतलब सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, समुद्र से पानी ऊपर चढ़ रहा है या समुद्र के साथ पानी का लेवल बना हुआ है। हाई टाइड्स में ज्यादा पानी हो जाता है, लो टाइड्स में नीचे उतर जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? पाकिस्तान कहता है कि ये नदी नहीं है, तो यहां पर थालवेग सिद्धांत लागू कैसे होगा? भारत कहता है कि भाई जब 96 किलोमीटर तक पानी है, तो नदी का पानी, इसको नदी ट्रीट किया जाएगा, इसमें नेविगेशन हो सकता है। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल तो यही कहता है, नेविगेबल वाटर चैनल होना चाहिए। अब तुम ये कह रहे हो कि नदी नहीं है, ये तुम्हारा कंसेप्ट हो सकता है। तो वो कह रहा है जब नदी नहीं है तो फिर बॉर्डर आपके क्षेत्र तक आएगा, क्योंकि सिंध में हुआ करता था ये क्षेत्र पहले। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है। भारत कहता है कि हम तो इसमें बोट चला देते हैं, यहां पर जब तुम मछली पकड़ने बोट से आ सकते हो, तो तुम तो ये कह रहे हो इसमें नेविगेशन क्यों नहीं हो रहा? हो तो रहा है। बस इस सिद्धांत के ऊपर दोनों देश अटके पड़े हैं। असल में इंटरनेशनली ये माना जाता है कि यदि कोई भी वाटर बॉडी बीच में है, विशेष रूप से अगर दो देशों की सीमा में अगर नदी फंस गई है, तो नदी का मध्य भाग जहां पर सबसे ज्यादा गहराई होती है, नदी का पानी दोनों तरफ बराबर बराबर जहां से बढ़ रहा हो, उसे इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के केस में चूंकि ये नदी की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, इसे माना जाता है कि पानी भरा हुआ है, तो पाकिस्तान सीमा भारत वाली साइड पकड़ता है और हम लोग मध्य में पकड़ते हैं, हम तो नौ चला लेते हैं इसमें। साहब समझ में आया? तो थालवेग के अनुसार हम मध्य में हैं। भारत चाहता है कि इसे इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सेटल किया जाए, और पाकिस्तान चाहता है कि इसे नदी ना मान करके ट्रीट किया जाए। इस डिस्प्यूट को आज कई साल बीत चुके हैं, आजादी के बाद से तो चला आ ही रहा है, उससे पहले भी सिंध और गुजरात के बीच का ये डिस्प्यूट था। इसके काफी सारे ऐतिहासिक प्रमाण मैप के माध्यम से मिलते हैं, जिसमें पहले भी जो राजा महाराजा थे 1914 में, और वो भी इस बात को लेकर के विवादित रहे हैं। इतिहास लंबा है, 1908, 1914, 1965, 65, 68, 97, 5 और 7। आज तक का स्टेटस यह है कि यह मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान 12 राउंड की बातचीत ऑलरेडी इस बात को लेकर कर चुके हैं कि इसका मध्य भाग कहां से डिसाइड हो। लेकिन भारत की तरफ से जो बीएसएफ है वो यहां पर पूरी तरह निगरानी रखती है, और भारत को यह लगता है कि पाकिस्तान यहां से होकर के ही आतंकियों को भारत में प्रवेश कराता है, क्योंकि यह क्षेत्र दलदली है। तो सेना को, यानी बीएसएफ को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्हें इस जगह की गश्त करने में, क्योंकि दलदल है, कोई धस जाएगा, गायब भी हो जाएगा, तो ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर निगरानी करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। बीएसएफ को चैलेंज होता है, तो यहीं से पाकिस्तान वाले फायदा उठा लेते हैं कि भारत में बॉर्डर एंट्री करानी है, तो इस तरफ से एंट्री करा के भारत में आतंकियों को भेज दो। कहा जाता है कि कसाब जो था ना, जो भारत में मुंबई हमलों के अंदर आया था आतंकी पाकिस्तान से, वो इसी रूट के थ्रू एंट्री किया था, ऐसा सुरक्षा एजेंसीज का मानना है। तो भारत यहां पर बहुत बार ऐसी अवैध गतिविधियां जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में ड्रग्स भेजने की होती हैं, आतंकियों को भेजने की होती हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की होती हैं, वो यहां पर कैप्चर करती आई है। ये घटना उस समय की है जब भारत पाकिस्तान के बीच में 2012 में चर्चा हो रही थी। मोदी जी उस समय सीएम हुआ करते थे गुजरात के। तब भी वो ये कह रहे थे सरक्रीक पाकिस्तान को मत दे देना। तो सरक्रीक जो है ना, कुल मिलाकर के दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, और दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनली भी मालूम है लोगों को कि साहब ये दोनों लोग इस बात पर झगड़ा करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसका नहीं है, और इसीलिए ये आपस में झगड़ते रहते हैं। फाइनली उम्मीद की जाती है कि किसी दिन यहां पर कुछ सॉल्यूशन होगा। एक और यहां पर जगह है जिसको हरामी नाला कहते हैं। हरामी नाला और ज्यादा डेजर्ट दलदल एरिया है, मतलब इसके नजदीक ही, जहां पर जो लोग जाते हैं वो दलदल में धंस जाते हैं। बहुत सारे लोग गश्त के दौरान भी, बहुत सारे सैनिक गश्त के दौरान भी, और बहुत सारे लोग जो मछली पकड़ने आए वो भी यहाँ पर मतलब मर गए हैं, मतलब फंस गए हैं, अटक गए हैं। तो इस जगह को हरामी नाला के बहुत नजदीक पाया जाता है। तो ये एक तरह से गश्त के लिहाज से, जो बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत ही रिस्की क्षेत्र माना जाता है। मैंने इसका सिग्निफिकेंस जो आपको बताया वो यही है कि यहाँ पर तेल के प्रचुर भंडार पाए जाने की उम्मीद की जाती है। मछली के साथ साथ तेल, ये भविष्य की संभावना है। बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं वो इसी बात को बताते हैं। इसी इंपॉर्टेंस के चलते ये दोनों लोग आपस में इस जगह को लेकर चल रहे होते हैं। अब बात आती है, क्योंकि भारत ने इनको ये धमकाया है, क्योंकि भाई हमारे यहां से कराची बहुत नजदीक है, तो कराची का क्या सीन है? तो असल में पाकिस्तान का, जैसे भारत के अंदर ना मुंबई है आर्थिक कैपिटल, ऐसे ही पाकिस्तान में कराची है, बॉर्डर एरिया है। कराची की नजदीकी यहां से काफी है, और कराची को भारत हमेशा टारगेट करता है जब भी कभी नेवल वॉर होती है। तो हमारी तीनों कमांड्स, चाहे वेस्टर्न नेवल कमांड हो, चाहे सदर्न हो, या ईस्टर्न हो, उनके लिए कराची सबसे प्रिय टारगेट्स में से। 1971 में भी हमने उसी को टारगेट बनाया था, और हमारी यहाँ पे ड्रिल्स इसी बात को लेकर चल रही होती हैं कि जैसे ही टेंशन इस क्षेत्र में बढ़ेगी, हम पहला हमला कराची पे करेंगे। तो 200 किलोमीटर का दूरी का जो कराची है, फिर तक पाकिस्तानी साथ शांत बैठे रहेंगे क्या? तो उसके लिए हम अपनी तरफ से यहाँ बंकर वगैरह बनाए रखते हैं, हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके चलते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी तरफ से। तो इन दिनों क्या हो रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर खुद का निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने इस क्षेत्र में ड्रोन चलाए थे, और उससे
टारगेट किया था इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को, कच्छ की तरफ रह रहे लोगों को। तो ऐसे में भारत ने उस समय भी इन्हें चेतावनी दी थी कि हाँ भाई, तुम्हारी तरफ से ड्रोन इस तरफ आए थे और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम किया था और तुमको हमने अंदर घुस के मारा था, तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। ऐसे में आज जब हम इनको ये दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे, तो उसके पीछे का तर्क यही है कि हम कराची को यहां से टारगेट कर लेंगे। हमारी पूरी तैयारी चल रही है, चाहे हमारे सेना प्रमुख हो, चाहे ये मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री हो, सब अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर याद दिला दिलाकर इनको कराची के नाम पर छेड़ रहे हैं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। सर क्रीक मसला आपको पता हो, भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का दुनिया के देश बहुत लाभ उठाते हैं। आपकी सलाह क्या होती है, किस तरह से ये मामला रिजॉल्व हो? क्या भारत को पूरी तरह से ही सिंध को ही ले लेना चाहिए सो दैट सर क्रीक मामला ना रहे, या पूरा पाकिस्तान का कराची और लाहौर वाला एरिया सेटल ही कर दो ताकि मसला ना रहे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे द्वारा एक मैसेजिंग ऐप अराताई, जो कि इन दिनों काफी सुर्खियों में है, भारत का स्वदेशी व्हाट्सएप जिसे आप कह सकते हैं, उस पर एक वीडियो किया गया है अभी थोड़ी देर पहले बातें बाजार की, पर आप उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी दशहरा का जो ऑफर हमारा चल रहा है अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर, आप उसका लाभ सुनिश्चित करें। थैंक यू।